हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज ब्रिजेश। और जैसा कि आप सभी जानते हो, पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, 2 तारीख को होने वाला है। इस समय पे हमें अपनी जो तैयारी है उसको पूरा एक बार जांच लेना है। राइट, हमें देखना है कि हमें कौन कौन से अपने जो वीक पॉइंट है या कौन कौन सा अपना सिलेबस रह गया है, तो हमने उस एरिया पे अच्छे से फोकस करना है। देखिए, पटवारी के एग्ज़ाम में नो डाउट कंपटीशन ज़्यादा है, तो हम कोई भी टॉपिक अपना छोड़ नहीं सकते। राइट, जैसे एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर है, ये हमने अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग होगा। ये जिन बच्चों ने, देखिए इनका क्या है, जैसे सिलेबस कम होगा और जो बच्चे इन टॉपिक को अच्छे से कर जाएंगे उनको एज मिलेगी। राइट, तो कोशिश करनी है कि हमने सभी टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। और ये यहाँ पे इस स्टेज पे हमने अपनी तैयारी को फाइनल टच देना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीक्यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। देखिए, एमसीक्यूज़ जब हम करते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे हमें एमसीक्यूज़ के आंसर अक्सर याद रह जाते हैं। राइट, सो दिस इज़ द राइट टाइम to streamline our preparation and give a final touch. Okay, so now let's see some questions on computer. Okay, so the very first question is, which of the following protocol is used for remote, yes, which of the following protocol is used for remote terminal connection service? Right, A option is RARP, B option is UDP, C ऑप्शन इज FTP एंड D ऑप्शन इज टेलनेट। ओके, सो हमने अब यहाँ से बताना है रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। यस, आंसर कीजिए। देखिए, यहाँ पे आप अगर आंसर करते हो और गलत हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एग्जाम में हमारा आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके, सो क्या आंसर होना चाहिए? इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं, इन चारों प्रोटोकॉल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, RARP जो प्रोटोकॉल है, इट स्टैंड्स फॉर रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। राइट, UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो टेलनेट है वो है रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विसेज के लिए हम यूज करते हैं। तो याद रखना है, रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विसेज के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? दैट इज टेलनेट। सो राइट आंसर इज टेलनेट हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ, इज इट ए वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क? तो ब्लूटूथ नेटवर्क क्या है इनमें से? क्या ये वाइड एरिया नेटवर्क है, क्या ये वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क है, क्या ये लोकल एरिया नेटवर्क है या पर्सनल एरिया नेटवर्क? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। मोस्ट ऑफ यू आप जानते होंगे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, ब्लूटूथ अक्सर हम किस लिए यूज़ करते हैं? जैसे स्पीकर्स वगैरह लगाने के लिए, या जैसे होम में अपने घर में जितने गैजेट्स हैं उनको हम यूज़ करने के लिए, वायरलेसली यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्लूटूथ। सो इट इज़ क्या है? दिस इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो राइट आंसर इज डी हेयर। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाउ द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज, यहाँ पे हमने ये बताना है OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो कौन से नंबर पे आती है? 4th नंबर पे आती है, 5th नंबर पे आती है, 6th नंबर पे या 7th नंबर पे? ओके, सो व्हाट शुड बी आंसर हियर? यस, सो एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल में किस नंबर पे आती है? आप सभी को पता होगा। देखिए, जो OSI मॉडल है उसमें 7 लेयर्स होती हैं। राइट, सो एप्लीकेशन लेयर है वो किस नंबर पे आती है? सो राइट आंसर इज 7 लेयर। ओके, यस, बाकी सभी लेयर्स जो हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो OSI मॉडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर लेयर्स का नंबर पता होना चाहिए और हर लेयर का फंक्शन पता होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डिवाइसेस यूज होते हैं, किस लेयर पे कौन सा डिवाइस यूज होता है। राइट, ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से कवर कर लेनी है। इस पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। राइट, सो सबसे पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल लेयर।
फिजिकल लेयर का क्या काम है? इट प्रोवाइड्स द फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। देखिए फिजिकल लेयर पे क्या होता है, फिजिकल लेयर पे जो फिजिकल डिवाइसेस हैं या फिजिकल मीडियम है जहां पे रॉ बिट्स जो है वो ट्रांसमिट होती हैं, इतना याद रखना है आपने। दूसरी जो लेयर है दैट इज डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक पे क्या होता है, डाटा लिंक लेयर पे क्या होता है, जो रॉ बिट्स हैं उसका क्या बन जाता है, फ्रेम्स, डाटा फ्रेम्स। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो फ्रेम्स है वो किस लेयर पे बनते हैं, तो वहां पे आपका आंसर क्या होगा, डाटा लिंक लेयर। इट इज यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम्स, राइट। थर्ड जो लेयर है OSI मॉडल में वो है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर का क्या काम है, इट इंश्योर्स और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर? It provides reliable message delivery from process to process. So reliable message delivery इसका काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का। नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज फिफ्थ लेयर, सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम क्या है, इट इज यूज टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशंस। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने के लिए, सेशन मैनेज करने के लिए, और जब कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन जब खत्म हो जाए तो चैनल जैसे फिर सेशन को एंड करना, टर्मिनेट करना, ये सारा किसका काम है, सेशन लेयर का। इसके बाद जो लेयर आती है दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर, राइट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन, राइट। सो डाटा जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका क्या काम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेज, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन। नेक्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर जो है वो सेवंथ लेयर है, राइट। दिस लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू द यूजर। इस लेयर का क्या काम है, ये जो एंड यूजर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। सो इन ए नटशेल मैंने आपको ये बता दिया है कि कौन सी लेयर पे कौन सी लेयर का क्या काम है, ये ब्रीफली आपने याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज FDDI। FDDI इज ए, जो FDDI है क्या ये बस नेटवर्क है, क्या ये मैश नेटवर्क है, क्या ये स्टार नेटवर्क है, क्या ये रिंग नेटवर्क है? यस, आंसर कीजिए। देखिए जो FDDI है ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर का एक नेटवर्क होता है, राइट। बट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये बस नेटवर्क है या मैश नेटवर्क है, स्टार या रिंग नेटवर्क? So the right answer is ring network. FDDI is a ring network interface. Let's see. So fiber distributed data interface, ये FDI की full form क्या है? Fiber distributed data interface. It is a set of ANSI and ISO standard for transmission of data in local area network. Local area network पे data transmission का काम है इसका, right? और ये जो डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो चैनल होता है वो कौन सा चैनल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का। इट इज एप्लीकेबल इन लार्ज लोकल एरिया नेटवर्क्स दैट कैन एक्सटेंड अप टू 200 किलोमीटर इन डायमीटर। 200 किलोमीटर के डायमीटर में इतना बड़ा लोकल एरिया अगर नेटवर्क है तो वहाँ पे भी हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल के जरिए पे हम FDDI इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए FDDI में आपने दो चीज़ें याद रखनी है। नंबर वन, FDDI यूजेस ऑप्टिकल फाइबर एज इट्स फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम क्या होता है, जहाँ जैसे मतलब फिजिकल मीडियम है जिस तरह जिस पे हम मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। सो जो FDDI है एक तो याद रखना है ये ऑप्टिकल फाइबर का मीडियम है, फिजिकल मीडियम। दूसरा, इट इज़ ए रिंग बेस्ड टोकन पासिंग मैकेनिज्म, राइट। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है इस पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर ए सिंगल लाइन। यस, इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम सिंगल लाइन पे मल्टीपल कॉल्स को भेज सकते हैं या मल्टीपल मैसेज हम भेज सकते हैं? इनमें से कौन सी टेक्निक है?
Is it digital transmission? Is it infrared transmission? Is it digitizing or is it multiplexing? यस, आंसर कीजिए। अब देखिए यहां पे, चलिए देखिए मल्टीप्लेक्सिंग जो है, यहां पे मल्टीप्लेक्सिंग इज ए टेक्निक टू सेंड मल्टीपल मैसेजेस ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन मीडिया और ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन और चैनल, राइट। फॉर दैट वी यूज मल्टीप्लेक्सिंग। अब जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो हम किसकी, तीन तरह की हो सकती है। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरा है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और तीसरी है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या क्या काम है, जैसे कोई कम्युनिकेशन चैनल हमारे पास है तो हम उस पर कई यूज़र एक टाइम पे मैसेज भेज सकते हैं, राइट। और ये हम कैसे में इम्प्लीमेंट करते हैं, या तो हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं, या हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करेंगे, या हम स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करेंगे। आई गेस दिस इज करेक्ट। सो राइट आंसर इज डी हेयर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल ARP, दो प्रोटोकॉल हैं ऐसे जो एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल है, एक ARP है, एक RARP रिवर्स एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। ओके, सो जो ARP है इसका क्या काम है? इट इज ए TCP/IP प्रोटोकॉल यूज टू डायनेमिकली बाइंड अ हाई लेवल IP एड्रेस टू अ लो लेवल फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस। दूसरी ऑप्शन क्या है? It is a TCP/IP high level protocol for transferring files from one machine to another। क्या ये फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है? थर्ड है अ प्रोटोकॉल यूज टू मॉनिटर कंप्यूटर्स। तीसरी ऑप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोटोकॉल है ये जिससे हम कंप्यूटर्स को मॉनिटर करते हैं। या फोर्थ ऑप्शन इज अ प्रोटोकॉल दैट हैंडल्स एरर एंड कंट्रोल मैसेजेस। फिफ्थ ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। सो इनमें से क्या काम हो सकता है ARP का? यस, देखिए यहां पे जो आंसर है दैट इज A। ARP का क्या काम है? एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। देखिए यहां पे बेसिकली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एड्रेसेस हैं, राइट, IP एड्रेसेस की अगर हम बात करें तो वो बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं, बाइनरी कोड में होते हैं। अब जो यूज़र है, एंड यूज़र को मान लेते हैं, जितने भी हैं, चाहे जितने भी यूज़र हैं, कंप्यूटर का एक नॉर्मल यूज़र है मान लीजिए, अगर हम उसको कहें कि इतने ज़्यादा एड्रेसेस हैं, बाइनरी कोडेड हैं, वो याद रखें, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो प्रोग्रामर्स वगैरह ने, जो डिज़ाइनर थे, इन्होंने क्या किया है, ARP एक प्रोटोकॉल यूज़ किया, जिससे क्या है कि जो बाइनरी कोडेड जो लो लेवल फिजिकल एड्रेस है, इसको हाई लेवल एड्रेस के साथ बाइंड कर दिया। अब ये जो हाई लेवल एड्रेस है ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम इंटरनेट पे लिखते हैं www.google.com। अब ये एड्रेस जो है ये क्या है? हाई लेवल एड्रेस है। अब ये ट्रांसलेट होता है फिजिकल लेवल एड्रेस में, तो ये सारा एक टेबल तैयार होता है, और ये जो सारा ट्रांसलेशन का काम है एड्रेसिंग का, ये कौन से प्रोटोकॉल करते हैं? ARP एंड RARP। ठीक है, अब आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वर्किंग ऑफ द वैन जनरली इन्वॉल्व्स। वाइड एरिया नेटवर्क है, उसमें वो कहां पे यूज होता है? बेसिकली क्वेश्चन इज ATM के लिए, सैटेलाइट के लिए, या फ्रेम डिले के लिए? So it should be relay. Yes. So working of the LAN generally involves, number 1 option is ATM, number 2 is satellite, number 3 is frame relay, and the fourth option is all of these. What should be answer here? देखिए जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है, राइट। उसमें सभी डिवाइसेस आ जाते हैं, ATM, और इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी होता है और फ्रेम रिले वगैरह होता है। सो द राइट आंसर इज डी हियर, ऑल ऑफ दीज।
Let's see question number 9. The topology which requires a central controller और हब इज, इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें हमें सेंट्रल कंट्रोलर चाहिए? राइट, वो हब भी हो सकता है, वो स्विच भी हो सकता है. यस, इज इट मैश नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, बस नेटवर्क और रिंग नेटवर्क, और बोथ बी एंड सी, बस स्टार और बस? यस, सेंट्रल जो कंट्रोलर है वो किस टोपोलॉजी में यूज होता है? यस, क्या आंसर होना चाहिए? ए, बी, सी, डी और ई? द राइट आंसर इज स्टार नेटवर्क. देखिए, जो स्टार नेटवर्क है उसमें क्या है, एक सेंट्रल हब चाहिए हमें बाकी जितने भी नोड्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10. विच टोपोलॉजी हैज द हाईएस्ट रिलायबिलिटी? नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं जिसमें हम नोड्स, कंप्यूटर को, देखिए नेटवर्क की टर्म में अगर बात करें तो कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को हम क्या कहेंगे? नोड्स. ना इनमें से हमने बताना है सबसे रिलायबल जो टोपोलॉजी है नेटवर्क टोपोलॉजी वो कौन सी है? मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और नन ऑफ दीज? यस, व्हाट शुड बी आंसर हियर? देखिए यहां पे पूछा क्या गया है, हाईएस्ट रिलायबिलिटी किस टोपोलॉजी की है, तो आंसर क्या आएगा यहां पे? दैट इज मैश टोपोलॉजी. क्यों? क्योंकि देखिए जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है? एक सेंट्रल कंट्रोलर की. अगर सेंट्रल नोड सेंट्रल नोड में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा. सिमिलरली रिंग टोपोलॉजी में अगर किसी भी नोड में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा रिंग का नेटवर्क खराब हो जाएगा. और बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे नोड्स आर कनेक्टेड विद ए बस, राइट. अगर हमारे जैसे कम्युनिकेशन चैनल में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा. बट मैश टोपोलॉजी कैसे होती है? मैश टोपोलॉजी में यस, सो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे एक नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, फोर्थ नोड, अब हर नोड से जुड़ा होगा. ठीक है, जैसे फर्स्ट नोड है ये सभी नोड से कनेक्टेड है, जो ये सेकंड नोड है ये भी फिर इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ भी होगा. सिमिलरली ये भी इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है. अगर मैश टोपोलॉजी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तब भी नेटवर्क जो है वो चलता रहेगा. ओके, सो हाईएस्ट रिलायबिलिटी किसकी है? मैश टोपोलॉजी की. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. स्टार टोपोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड ऑन ए सेंट्रल डिवाइस. यस, अभी डिस्कस किया था हमने, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है. ओके, सो इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? इज इट बस, हब, स्विच, सी गेट्स और डी बोथ ए एंड बी? यस, फटाफट आंसर कीजिए. देखिए जो स्टार टोपोलॉजी है, राइट, वो कैसे इंप्लीमेंट होता है? जैसे एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है और उसके साथ सभी नोड कनेक्टेड होते हैं. तो इस तरह की टोपोलॉजी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हब भी यूज कर सकते हैं और स्विच भी यूज कर सकते हैं. तो यहां पे आंसर जो होगा दैट इज डी, बोथ ए एंड बी. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. इन ए नेटवर्क पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स आर रेफर्ड टू एज. एक नेटवर्क में जो पार्टिसिपेटिंग जितने कंप्यूटर्स हैं, ओके, तो उनको क्या कहा जाता है? आई हैव यूज दिस टर्मिनोलॉजी राइट इन द लेक्चर. क्या होना चाहिए? जो कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में, जो कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं नेटवर्क से, तो हम कंप्यूटर्स को क्या कहेंगे? क्लाइंट्स कहेंगे या सर्वर्स कहेंगे या नोड्स कहेंगे या सीपीयूज कहेंगे या बोथ ए एंड सी? चलिए आंसर बताइए.
अगर हम नेटवर्क की जब बात करते हैं, जो भी हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं नेटवर्क से, तो हम उनको कैसे रेफर करेंगे? जैसे क्लाइंट, सर्वर, नोड या सीपीयू। यस, सो द राइट आंसर इज नोड्स। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। टोकन्स आर इन्वॉल्व इन ए टोपोलॉजी। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जहां पे टोकन इन्वॉल्व होता है, टोकन पासिंग होता है? इज इट ए स्टार टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, डी ऑप्शन इज डेजी चेनिंग और ई ऑप्शन इज रिंग? We have already discussed such type of question, right? FDDI ring uses tokens, right? So जो tokens है वो कहाँ पे implement होते हैं, किस टोपोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं? Yes, the right answer is E, ring topology. Okay, now let's see question number 14. How many bits are there in IP address? जो IP एड्रेस है उसमें कितनी बिट्स होती हैं? आईपी एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, लो लेवल एड्रेस भी कहते हैं। इसमें कितनी बिट्स होती हैं? यस, 34, 32, 46 और 28। देखिए, जो आईपी एड्रेस है, आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस है उसमें जो बिट्स हैं वो कितनी हैं? 32, राइट? 8 बिट्स के 4 पार्ट्स में बना होता है ये आईपी एड्रेस, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज आईपी एड्रेस 200, 200, 200, 200 इज आईपी ऑफ विच क्लास? देखिए, जो आईपी एड्रेसेस हैं, ये जो 32 बिट के आईपी एड्रेसेस हैं, इनको हमने कुछ क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, जैसे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास। अब हमने यहाँ पे क्या बताना है, जो आईपी एड्रेस है ये 200, 200, 200, 200, ये कौन सी क्लास में आता है? यस, इज दिस एड्रेस ऑफ सी क्लास, डी, ए, बी या बोथ ए एंड बी? देखिए, यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज ए क्लास, सी क्लास नेटवर्क। जो आईपी एड्रेस 200, 200, 200 है, ये किस क्लास में आता है? सी क्लास में। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, जो आईपी एड्रेस है वो कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का। फर्स्ट ऑक्टेट में 8 बिट्स, देन सेकेंड ऑक्टेट में भी 8 बिट्स, और फिर थर्ड ऑक्टेट में 8 बिट्स, और फिर फोर्थ ऑक्टेट में 8 बिट्स। तो ऐसे ये टोटल 32 बिट्स का एड्रेस होता है। अब जो फर्स्ट ऑक्टेट है, यहां से हमें पता चलता है कि जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास का है। ओके, देखिए, हम एक बार देख लेते हैं। यस, एक ब्रीफ समरी है, एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास में आता है। ओके, अगर आईपी एड्रेस की रेंज 1 से लेके, फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है हमने, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट को हमने देखना है। अगर उसकी रेंज 1 से लेके 126 तक, 126 तक है, ठीक है, तो किस क्लास में आएगा? ए क्लास का नेटवर्क होगा, ठीक है। तो यहां तक वैसे जो नोड्स होंगे 1 से लेके 126 तक होंगे। इसकी रेंज कहां से कहां तक है? 1 से लेके 127 तक। और इसका सबनेट मास्क क्या है? देखिए, सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क होता है जैसे ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। ओके, तो सबनेट मास्क इसका क्या बनेगा? ए क्लास का, ए क्लास नेटवर्क का जो सबनेट मास्क है वो क्या होगा? 255.0.0.0। अब इसमें कितने नेटवर्क आते हैं? ए क्लास के कितने नेटवर्क हो सकते हैं? 126, 126।
ब्रीफली आपने ये याद रखना है, अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 1 से लेके 126 तक है, ठीक है, तो वो कौन सा नेटवर्क हो गया? ए क्लास का नेटवर्क। दूसरा है बी क्लास का नेटवर्क। इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी वैल्यू क्या होगी? अब 127 तक तो ये था, 128 से लेके 191 तक या 128 से लेके 199 तक, 101 तक, ये क्या होगा? बी रेंज का नेटवर्क, राइट। इसकी जो रेंज है वो कहां तक होगी? 128 से लेके 190, 101। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा? 255.255.0.0। ये बी क्लास का नेटवर्क होगा। अब इसमें कितने नेटवर्क्स आ सकते हैं? 16,382। अगर फर्स्ट ऑक्टेट जो है, अगर उसकी वैल्यू 191 तक है तो वो कौन सा हो गया? बी क्लास का। अगर 192 से लेके 223 तक है, 192 से लेके 223 तक है, तो ये कौन सा नेटवर्क हो गया? सी क्लास का, ठीक है। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा? सी क्लास का है तो फर्स्ट ऑक्टेट 255, फिर 255, 255, फिर 0, राइट। और इसमें नेटवर्क्स कितने आएंगे? अराउंड 20,97,150। डी क्लास का जो नेटवर्क है, इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसकी वैल्यू कहां तक होगी? 224 से लेके 239 तक, 239। ये कौन सी क्लास का नेटवर्क होगा फिर? डी क्लास का। तो ये कुछ डाटा है, ये कुछ रेंज है, जो आईपी एड्रेसेस की रेंज है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस क्लास में आ रहा है। तो ये आपने याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इज ई क्लास एड्रेस। देखिए, जो ई क्लास के एड्रेस अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी क्लास के जो एड्रेसेस हैं वो रिसर्च पर्पज के लिए यूज होते हैं, वो जनरली क्या है, पब्लिक को नहीं दिए जाते, ओके। सो ई क्लास के जो नेटवर्क हैं आर नॉट एलोकेटेड टू होस्ट एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर जनरल यूज, ओके। दे आर रिजर्व्ड फॉर रिसर्च पर्पज। इनकी रेंज क्या होती है? जो 240 से लेके 255 तक जो एड्रेस है, आईपी एड्रेसेस, फर्स्ट ऑक्टेट की जो वैल्यू है वो 240 से लेके कितना कहां तक होनी चाहिए? 255 तक। फिर वो जो एड्रेस है वो किस में आएगा? ई क्लास नेटवर्क में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क? यस, इसका आंसर सभी को पता होगा। यस, आई नो, इजी क्वेश्चन। सो सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी? कोएक्सियल केबल में, ट्विस्टेड पेयर केबल में, ऑप्टिकल फाइबर में, या इलेक्ट्रिक केबल में? यस, बिल्कुल सही, ऑब्वियसली द हाईएस्ट स्पीड जो है किसी नेटवर्क में कहां पे आती है? ऑप्टिकल फाइबर में। सो राइट आंसर इज सी हियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स, जो फिजिकल लेयर है उसका क्या काम है? ब्रीफली हम पहले भी कवर कर चुके हैं। फिजिकल लेयर का क्या काम है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जैसे फिजिकल डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स ओवर द कम्युनिकेशन चैनल, ओके। सो द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स डैश नंबर 1 मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स एंड केबल्स, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल, और स्पेसिफिकेशन फॉर IR over optical fiber, and D option is all of the mentioned. Yes, what should be answer here? देखिए, जो फिजिकल लेयर है ये मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल स्पेसिफिकेशंस हैं डिवाइसेस की, उसका जो वो सारी जो कहां पे मेंशन होती हैं? फिजिकल लेयर पे, ओके। सो द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स
मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस, इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन एज वेल एज स्पेसिफिकेशन फॉर IR over optical fiber. So the right answer here will be D. So D is the correct answer here. Now let's see question number 18. Which of the following tasks is not done by data link layer? डाटा लिंक लेयर में से जो डाटा लिंक लेयर है इनमें से कौन सा काम नहीं करती है? नंबर 1 इज फ्रेमिंग, नंबर 2 इज एरर कंट्रोल, number C is flow control and number D is channel coding. We have already discussed that data link layer is responsible for, यहां पे क्या है देखिए, जो डाटा लिंक लेयर है वहां पे क्या है, जो रॉ बिट्स थी जो फिजिकल लेयर पे वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? फ्रेमिंग पे. सो जो फ्रेम्स हैं वो कहां पे बनते हैं? डाटा लिंक लेयर पे, राइट. सो ये भी एक काम है. दूसरा डाटा लिंक का क्या काम है? एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये सारे डाटा लिंक लेयर के काम हैं. अब यहां पे पूछा गया, क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा काम है जो डाटा लिंक लेयर नहीं करती? सो द राइट आंसर इज डी हेयर, चैनल कोडिंग. अब अगर बात करें तो चैनल कोडिंग फिर कहां पे होती है? क्वेश्चन ये भी तो उठता है, फिर चैनल कोडिंग किसका काम है? फिजिकल लेयर का. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19. हेडर ऑफ ए फ्रेम जनरली कंटेन्स, देखिए जो डाटा लिंक लेयर पे जो फ्रेम बनता है, राइट, उसका एक हेडर होता है और हेडर में क्या आता है? सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स, एड्रेस, सी ऑप्शन इज फ्रेम आइडेंटिफायर एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड. तो यहां पे क्या आंसर होना चाहिए? यस, जो डाटा लिंक लेयर पे जो फ्रेम्स बनते हैं, राइट, उनका जो हेडर होता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है? सिंक्रोनाइजेशन बिट्स, एड्रेस, फ्रेम आइडेंटिफायर और ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड. व्हाट शुड बी योर आंसर हियर? सो द राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड. all of the mentions, or we can say all of the above. So right answer is D here. Now let's see question number 20. CRC stands for, CRC stands for, A option is cyclic redundancy check, B option is code repeat check, C option is code redundancy check and D option is cyclic repeat check. Yes, क्या आंसर होना चाहिए यहां पे? See, CRC stands for cyclic redundancy check. Okay. So right answer is CRC stands for cyclic redundancy check. CRC टेक्निक है जिसके जरिए हम एरर जो है मैसेज में एरर फाइंड आउट करते हैं. ये इंश्योर करते हैं कि जो मैसेज भेजा गया है वो सही मैसेज है, इट हैज़ नॉट बीन चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन. ओके, देन फॉर दैट वी यूज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर. सो देखिए अगेन दिस इज द टाइम, हमें अपनी जो प्रेपरेशन है उसको चेक कर लेना चाहिए. हमें ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक पे MCQs करने चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.